अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हॉट एयर ओवन। जैसे कि आई के ऑपरेशन होते हैं, आई के ऑपरेशन में हम जो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करते हैं वो हम ज़्यादातर हॉट एयर ओवन में करते हैं, क्योंकि उनके इंस्ट्रूमेंट काफ़ी डेलिकेट होते हैं। तो अगर हम उनको थ्रू स्टीम करें, स्टीम अंडर प्रेशर स्टरलाइज करें, तो वो जंग और रस्ट आलूद हो जाएगी और जल्द ख़राब हो जाएंगी। अब इनको कैसे तैयार किया जाए? ये जो हॉट एयर ओवन है ये ड्राई हीट यूज़ करता है। हॉट एयर ओवन, ये हॉट एयर से सारे नाम से ज़ाहिर है कि ये हॉट एयर प्रोड्यूस करता होगा। तो इसके दो तरह के स्टरलाइज़र होते हैं, एक मैकेनिकल कन्वेक्शन ओवन होता है, एक ग्रेविटी कन्वेक्शन ओवन होता है। तो हम इसके बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे। इन दिनों अगर आप लोग पंजाब से हैं तो आपको पता होगा आजकल हेल्थ केयर कमीशन वालों ने बहुत अस्पतालों को सील की है, उनकी आई डिपार्टमेंट्स को। इसी उसके ऊपर एवेस्टनिक इंजेक्शन था, उसके ऊपर जो तहकीकात चल रही थी कि गलत इंजेक्शन बन गया, काफ़ी लोगों की आंखें ज़ाया हो गई। उसके बाद बहुत सारे अस्पताल कन्फ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि हेल्थ केयर कमीशन वाले कहते हैं कि जी आप लोग स्टीम स्टरलाइज करें जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और वो कहते हैं कि जी हम तो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो कहते हैं हम तो देखा यही है कि हमेशा हॉट एयर ओवन में इस्तेमाल होते हैं, अगर हम स्टीम में करते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो उनका अगला सवाल होता है कि जी अगर आप इसको हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि ये शायद स्टरलाइज हो गया? तो उनका क्वेश्चन तो जेन्युइन है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। तो उस वजह से वो कहते हैं हम आप इसको स्टीम स्टरलाइज करें। अब उसका जो जवाब है वो, और कैसे पता चलेगा कि जो हमारा ऑटोक्लेव है वो स्टीम स्टरलाइज, सॉरी जो ड्राई हॉट एयर ओवन है ये हम बिल्कुल स्टरलाइज कर रहे हैं हमारे इक्विपमेंट्स को, उसकी क्या गारंटी है, क्या तरीक़ाकार है, क्या उसका केमिकल इंडिकेटर है, क्या उसका बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। आज हम तफसील से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। तो ये सामने आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, टाइप ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइज़र। तो दो तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक है मैकेनिकल कन्वेक्शन ओवन। अब कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन होता है जो हीट होती है ना, हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है, जैसे हॉट एयर ओवन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, वो ट्रांसफ़र होती है थ्रू अ सब्सटेंस फ्रॉम हॉट एरिया टू कूल एरिया। ठीक है, यानी गर्म जगह से ठंडी जगह पे जो है ना हवा जाएगी और उस एरिया को वो उधर को गर्म करेगी, उस चीज़ को, उस इक्विपमेंट को, और उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। ठीक है, एक होती है कंडक्शन। हीट जो है वो एक कंडक्शन के थ्रू भी फैलती है। कंडक्शन क्या होता है कि जैसे एक हमने बर्तन गर्म किया, लेट्स सपोज हम एक कुकर है वो, उसको हमने नीचे हीट दी है, तो उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी है ना वो भी गर्म हो जाएगी। वो क्या होगा, वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ कांटेक्ट के साथ, यानी उसके साथ चिपकी होगी चीज़ और उसके एक जगह से दूसरी जगह हीट जाएगी। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई वेल्डिंग हो रही हो कहीं पे, तो एक जगह को हम गर्म करते हैं तो उसके साथ जो चीज़ें लगी होती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। तो वो होती है कंडक्शन के थ्रू हीट को स्प्रेड करना। कन्वेक्शन क्या है कि जैसे कि हम एक चाय ले लें, चाय की केटल ले लें, उसको अगर हम जब नीचे से आग लगाएंगे तो उसके ऊपर हम एक ढक्कन दे दें, तो उसके अंदर जो एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो पूरे उस एरिया को गर्म कर देगी, इन्वायरमेंट को। तो वो जो गर्माइश होगी ना वो होगी कन्वेक्शन। इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही होता है। जो हमारा ड्राई हीट स्टरलाइज़र है, मैकेनिकल कन्वेक्शन ओवन, इसमें उन्होंने लिखा भी हुआ है, वो कहता है ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है, द मोस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड रिलायबल ड्राई हीट स्टरलाइज़र इज़ एन इलेक्ट्रिकली हीटेड। ठीक है, मैकेनिकल कन्वेक्शन हॉट एयर ओवन इसी की ये बात कर रहे हैं। इसमें वो कहता है कि अब इसका प्रिंसिपल क्या है। एक ब्लोअर फोर्स होता है, ब्लोअर फोर्स हॉट एयर इन मोशन
around item in the load to hasten the heating of substance and ensure a uniform temperature in all area of the oven। ठीक है, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि इसमें एक ब्लोअर होता है, वो फोर्स के साथ जो है ना गर्म एयर को मोशन करा उसको उसकी मोशन बरकरार रखता है, और जो उसका जो लोड होता है और जो आइटम होते हैं अंदर होते हैं उनके गिर्द वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और एक वक्त ऐसा आता है जो मैंने आपको बताया था कि ये हॉट जगह से कूल की तरफ ट्रैवल करता है, ये जो कन्वेक्शन होता है। और जब वो जगह जो सारे एरिया इक्वली हीटेड हो जाएगा, यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो जाएगा, तो जब हर जगह टेम्परेचर पहुंच जाएगा और एक इक्वल जगह पर आकर इसका टेम्परेचर जब रुकेगा, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो अर्ली मॉडल्स हैं उनमें 160 से 171 डिग्री सेंटीग्रेड होता था टेम्परेचर, तो उनमें हम 1 से 2 घंटे के लिए कोई भी इक्विपमेंट रखते थे वो स्टरलाइज हो जाता था। और अब जो हैं अब नए टेबल टॉप मॉडल्स आ गए हैं, वो 190 से 204 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। उनका फ़ायदा क्या होता है कि वो जल्दी इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज कर देते हैं, यानी कि अगर कोई आपने अनरैप आइटम रखा है तो वो 6 मिनट में स्टरलाइज हो जाएगा, और अगर आपने कोई रैप्ड आइटम रखा है तो वो 12 मिनट में स्टरलाइज हो जाएगा। तो इनके अंदर ऑप्शनल कूलिंग चैम्बर्स भी होते हैं जो कि पुराने में नहीं होते थे, बस गर्म वो सिर्फ हॉट एयर प्रोवाइड करते हैं, कूल नहीं करते इक्विपमेंट्स को। ग्रेविटी कन्वेक्शन ओवन है, इसमें बस मैं आपको ये इतना अहम नहीं है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये लो टेम्परेचर होता था इनका। ये क्या होता था, इनकी एक जैकेट होती है, इसकी जैकेट में एक डब्बा नुमा होता है, उसके अराउंड एक जैकेट होती है, ठीक है, जैसे आपने स्टीम स्टरलाइज़र का नाम सुना होगा या देखा होगा। इसमें क्या होता था, जो हमारे स्टीम ऑटोक्लेव वाले हैं उसमें क्या होता है कि पहले जैकेट में स्टीम जाती है, फिर वो पूरा प्री वैक्यूम होता है, उसके बाद सारी स्टीम इंजेक्ट हो जाती थी, ठीक है। ग्रेविटी कन्वेक्शन ओवन में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है कि जैकेट के गिर्द स्टीम आ जाती है, उस स्टीम के जो टेम्परेचर है ना, उसकी टेम्परेचर से अंदर वाला एरिया भी गर्म हो जाता है। तो वो जो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड से 132 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर जाता है, और उसको 6 घंटे लगते हैं मिनिमम किसी भी चीज़ को स्टरलाइज करने के लिए। तो ये एक पुराना है, ये इसको लोग इतना वो नहीं करते। अब वो कहता है प्रिपेयरिंग आइटम फॉर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ज़ाहिर है हम जब हॉट एयर ओवन में कोई चीज़ भी हमने स्टरलाइज करनी है तो उसको पहले तैयार भी तो करना है हमने, उसकी ऑयलिंग करनी है, उसका टेल्कम यानी कि पाउडर वगैरह उसको लगाने हैं ताकि उसको जंग वगैरह ना हो लगे। तो वो कहते हैं कि जो उसका थिकनेस है ना, कोई भी अगर आप उसको ऑयलिंग कर रहे हैं वो 1/4 इंच से ज़्यादा यानी 6.35 mm से ज़्यादा जो है उसकी मोटाई ना चढ़े उस ऑयल की, ठीक है। अगर होगी तो हमें लंबा पीरियड देना पड़ेगा या सही से स्टरलाइज नहीं होगा, हीट जो है ना अंदर तक नहीं पहुंच सकेगी, ठीक है। तो पैकिंग मटेरियल्स हैं इसके बाद इसमें, तो पैकिंग मटेरियल्स फॉर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, उसमें ग्लासेस हैं, स्टेनलेस स्टील बोटल्स हैं, ट्रेज़ हैं, एलुमिनियम फॉइल है, वूवन फैब्रिक है, पील पाउचेज है, ये सब हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लोडिंग द स्टरलाइज़र हम क्या करते हैं, अब वो ये कहते हैं कि जो भी हम स्टरलाइज़र के अंदर हम लेट्स सपोज हम आई के इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं तो हमने एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के नहीं रख देने, बल्कि फासले पे रखने हैं ताकि इक्वली हीट सब में जाए और आइटम्स को स्टरलाइज करें, ठीक है। ये इसका टाइमिंग है कि अगर आपने 204 डिग्री सेंटीग्रेड पर अनरैप रखा है तो 6 मिनट में स्टरलाइज हो जाएगा। अगर 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने रैप रखा है तो 12 मिनट में हो जाएगा। इसी तरह से 1 घंटे है 171 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे के लिए, 160 2 घंटे, 140 3 घंटे और 121 6 घंटे के लिए, ठीक है। अब मेन बात आ गई कि हमने एक हॉट एयर ओवन लिया, उसमें हमने इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज़ किए, हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्टरलाइज होंगे। इसके 2 इंडिकेटर हैं, ठीक है। एक है केमिकल इंडिकेटर, एक है बायोलॉजिकल इंडिकेटर, ठीक है। तो केमिकल इंडिकेटर जो है इसमें क्लास 6 का इंडिकेटर जो है ना, क्लास 6। अब ये क्लास क्या होती हैं, क्लास 1 2 3 4 5 6 ये जो है
केमिकल इंडिकेटर की जो क्लासेस है ना, इस पे मैं इंशाल्लाह एक पूरा लेक्चर आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, वो भी मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। तो क्लास 6 का आपने इंडिकेटर लेनी है, इंडिकेटर स्ट्रिप वो होती ही ड्राई हीट साइकिल को करने के लिए होती है, उसको चेक करने के लिए होती है, ठीक है। आप अपने पैक में जैसे कि आई की इंस्ट्रूमेंट है उसके ट्रे के अंदर आप उसको रखेंगे और वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट के लिए होता है, ठीक है। तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को पूरा टाइम देंगे, जैसे अगर हमने 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है तो हमने 2 घंटे की ज़रूर देनी है उसको। अगर हमने 171 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर रखा है तो 1 घंटा हमने उसको देना है मिनिमम, ठीक है। उसमें जब आप दोबारा जैसे ही पैक खोलेंगे आप उसमें देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरर ने लिखा होता है कि जो क्लास 6 वाले होते हैं वो यूजुअली ब्राउन में चेंज होते हैं, ठीक है। ये एक इसकी वैलिडेशन हो गई। जैसे कि हम ऑटोक्लेव में रखते हैं जो स्टीम स्टरलाइज़र है, हम क्लास 4 या क्लास 5 का हम इंडिकेटर स्ट्रिप रखते हैं, केमिकल इंडिकेटर, जिसकी वैलिडेशन हेल्थ केयर वाले चेक करते हैं और हम उनको दिखाते हैं। इसी तरह से इसकी क्लास 6 की है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और है, एक और अक्सर मुझे एक दफ़ा 1-2 डॉक्टर से मैंने पूछा कि ना जब ये हेल्थ केयर कमीशन वालों ने छापे मारना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग इसको स्टीम स्टरलाइज ही करें इंस्ट्रूमेंट को और हॉट एयर ओवन में ना करें। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे कोई एक रीज़न बताएं, कोई एक रीज़न कि हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते हॉट एयर ओवन में। तो उन्होंने कहा कि जी ये एंडोस्पोर्स को नहीं मारता, ठीक है। ज़ाहिर है स्टरलाइजेशन हम किसे कहते हैं कि हम स्टरलाइजेशन इसको कहते हैं कि तमाम जर्म्स भी किल हो जाएं और उनके एंडोस्पोर्स भी किल हो जाएं, इसको हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो उसका जवाब ये है कि ये देखें, ये स्क्रीन में भी आ रहा होगा, एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर मिलता है, उसे कहते हैं बैसिलस एट्रोफियस। ये एक छोटी सी वाइल होती है, ब्लू कलर की वाइल होती है, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने ये एंडोस्पोर रखे हुए होते हैं। इसको हम एक ही लोड में रखेंगे, ठीक है। लोड में रखने के बाद जो है हम उसको कल्चर लगा देंगे उसका, ठीक है। कल्चर में उसका अगर कलर फिर अगर सेम रहा, वो ब्लू होता है, अगर ब्लू ही रहा तो इसका मतलब है कि एंडोस्पोर्स जो हैं वो सारे के सारे मर गए हैं और इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ये ठीक है। हम 3 दिन के लिए रखते हैं, उसके अंदर एक वाइल होती है, उसको हम तोड़ देते हैं। तो इसका भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि बायोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो कैसे करते हैं। तो उसमें जब मैंने किया तो सारे एंडोस्पोर्स मर जाते हैं। तो जब एंडोस्पोर मर जाते हैं तो इसका मतलब है कि ड्राई हीट की स्टरलाइजेशन बिल्कुल वैलिड है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जवाब फिर मैंने हेल्थ केयर कमीशन वालों को दिया तो वो फिर इससे सेटिस्फाई हो गए। बाकी उसका रजिस्टर कैसे बनता है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं स्टरलाइजेशन पे, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी पैकिंग पे और ऑपरेशन थिएटर के ऊपर इंशाल्लाह बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, इन सब को मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा और आप लोगों को गाइड करूँगा। अगर आपको इस हवाले से मज़ीद कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।